हेलो BRO वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगैन। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो अनुकृति कंपा योजना थी उसके अंदर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म कैसे भरेंगे। अनुकृति कंपा योजना क्या है? वो है कंपनसेट अपॉइंटमेंट। इसका मीन है डीडी केस वाले, डीडी केस के जो भी डीडी कोटा बोलते हैं, मोस्टली डीडी कोटा के अंदर जिनका भी BRO के अंदर फादर की या ब्रदर की ड्यूरिंग द सर्विस डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द सर्विस मतलब जॉब करते दौरान वो डेथ हो जाती है, या वो कहीं खो जाते हैं, या फिर वो आप मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पे उनको आपका रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उन सभी की जो डिपेंडेंट है वो आपका एक डिपेंडेंट BRO के अंदर इन जितनी भी 19 ट्रेड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस क्वालिफिकेशन के अंदर वो आता है। मतलब वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास में। ऐसे नहीं है आप व्हीकल मैकेनिक का फॉर्म भरे, आपके पास में ITI है ही नहीं जो मांगी गई है, मतलब रिस्पेक्टिव मांगी गई है जो भी आपकी इसके अंदर वैकेंसी के अंदर, तो वो होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप वो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हो। जैसे ये क्वालिफिकेशन दी हुई है ना, वो कल वीडियो बनाई थी मैंने इस संबंध में। तो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कहाँ देना है, कितने तारीख तक देना है, कलेक्टर से अटेस्टेड होगा, तहसीलदार से या BDO से, अंडरटेकिंग कौन कौन सी देनी है और कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। पहले बता रहा हूँ, अगर आपने माइनर से भी मिस्टेक कर दी ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको फिर 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत मतलब ऐसा चांसेस है कि आपका DD केस के लिए टाइम लग जाता है, तो वो ना हो। इसलिए फॉर्म के मैंने कैसे भरना उसके बारे में मैंने एक LDC से बात की थी, BRO में जो अभी सर्विस कर रहे हैं, उन्होंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। मैंने भी इसको अच्छे से स्टडी किया, फिर बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, अब ये जो PDF है इसका लिंक मैं पहले तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो को टिल एंड तक देखना, ठीक है? टिल एंड तक देखोगे तब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसके, ये क्वालिफिकेशन आप देख लेना। जिस भी ट्रेड का आप भरना चाहते हो उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? मैंने ये कल वीडियो बना दी थी क्वालिफिकेशन पे। अब इंस्ट्रक्शन देखने हैं अपने को DD फॉर्म भरने के। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन DD फॉर्म इसके अंदर दिया गया है। ये आप जो है वो उनका जो भी सन है, जो भी जिनकी डेथ हुई उनका बच्चा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं DD केस का। ओके। और इसके अलावा आपको मेन एप्लीकेशन फॉर्म है नीड्स टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक तो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करवाना है, जैसे परमानेंट कोई भी टीचर है, परमानेंट आपका टीचर भी हो सकता है, कोई भी ऑफिसर लाइन का अदर हो सकता है, DDO हो सकता है, या फिर आप नॉर्मली फर्स्ट क्लास जो टीचर हैं, प्रिंसिपल है, इनसे करवा लीजिएगा। इसके अलावा आप वेलफेयर ऑफिसर, जिसके अंदर तहसीलदार, BDO और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर आते हैं, इनसे आप करवा सकते हैं। एक आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा और एक अंडरटेकिंग देनी होगी। ओके। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट लगाना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। और इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस अगर कोई है तो ड्यूली अटेस्टेड अलॉन्ग विद DD फॉर्म। इस DD फॉर्म के साथ में आपको आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th जो भी आपने क्वालिफिकेशन लगा रहे हो वो आपको साथ में लगानी है और अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, अटेस्टेड करवा के लगानी है। ओके। अटेस्टेड किससे करानी है? फर्स्ट क्लास जो गजेस्टेड ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास गजेस्टेड के अंदर आप BDO से करा सकते हो, तहसीलदार से करवा सकते हो, और इसके अलावा तहसीलदार के अलावा आप SDM से करवा सकते हो, और इसके अलावा कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल गवर्नमेंट होनी चाहिए सारे। और भी गजेस्टेड काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं, MLA MP से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि आपने 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हो, 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हो तो आपकी एज 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। और अगर आप मैट्रिक मतलब 10th क्लास से ज़्यादा कर रखी है, 10th या उससे अधिक, तो आपकी एज 18 से 30 के बीच में चल जाएगी। ओके। और इसके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है। और इसके बाद आपने ये बोला है कि ए ब्लैंक सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिटेल ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा देना है इसके अंदर, कलेक्टर द्वारा साइन होना चाहिए उस पर, कलेक्टर या तहसीलदार के द्वारा। वो भी आगे बताऊंगा कैसे करना है। फॉर्म भरना कैसे है वो स्टार्टिंग हो चुकी है फर्स्ट पेज से। पहले बता रहा हूँ, वीडियो अच्छे से देखना, 2-3 बार देख लेना अगर कहीं डाउट लगे तो। पहले बोल रहा हूँ, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना मैं जो बोलता हूँ। परफॉर्मा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग वाइल इन सर्विस, रिटायर्ड ऑन इनवैलिड पेंशन, ठीक है?
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मा है आप कैंडिडेट जिस जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ये है आपका डिपेंडेंट है उसको भरना है। कैसे भरना है, नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हो गई है, तो आपकी जिनकी डेथ हुई है, जिनकी वजह से आप फॉर्म भरा जाते हैं, आपके पापा का नाम आएगा। जिनकी डेथ हुई है, सर्विस पर उनकी डेथ हुई है, उसका नाम आएगा। डेजिग्नेशन उनकी पोस्ट का नाम, जैसे वो क्या थे, एसकेटी थे, एलडीसी थे, यूडीसी थे, व्हीकल मैकेनिक थे, क्या थे, तो वो सेकंड में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। विदर इज द ग्रुप डी और नॉट, क्या वो ग्रुप डी पोस्ट थी, ग्रुप सी थी, ग्रुप बी थी, तो आपको ग्रुप डी है या नहीं। अगर ग्रुप डी है तो यस लिखना है, वरना नो लिखना है। ओके, यस या नो में रिप्लाई देना है। और ग्रुप डी है या नहीं इसका कैसे पता चलेगा, आपके जो भी लास्ट जहाँ पे वो इनकी डेथ हुई थी, जो भी आपकी आरसीसी या टास्क फोर्स जो भी था जहाँ पे भी वो डिप्लॉय थे, वहाँ के एलडीसी से पूछ लेंगे तो वह बता देगा ग्रुप डी यस या नो। ओके, डी पॉइंट में उनकी डेथ ऑफ डेथ, जिस तारीख को उनकी डेथ हुई है, डॉक्यूमेंटेशन में सब चीज़ें हैं, तो वो डेट ऑफ डेथ लिखनी है। और या फिर रिटायरमेंट और मेडिकल ग्राउंड, अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो वो डेट लिखनी है, जिस मेडिकल ग्राउंड पे लिया गया वो डेट लिखनी है यहाँ पे ओनली। डेट ऑफ बर्थ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे, कितनी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, जिनकी डेथ हुई है उनकी। ओके, टोटल लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर, तो जितनी सर्विस की उन्होंने, सर्विस जिस एज में लगे थे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ डेथ के बीच का टाइम, कैलकुलेटर से एज कैलकुलेटर आता है, उसमें आप डालोगे ना डेट ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेट ऑफ डेथ, तो दोनों के बीच का टाइम होगा वो साल में लिख देना, इतने साल, इतने दिन, इतने महीने। विदर परमानेंट और टेम्परेरी, वो परमानेंट या टेम्परेरी, अगर 2 साल का प्रोबेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया था तो यहाँ आएगा यस परमानेंट, और अगर वो प्रोबेशन में थे तो आएगा टेम्परेरी। विदर बिलोंगिंग SC ST OBC, अगर SC ST OBC में से हैं तो यहाँ पे SC ST OBC लिखें, वरना नो लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जनरल या EWS। ओके, नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, जिस कैंडिडेट का नाम लिखना है, उस कैंडिडेट का नाम लिखना है जिनको सर्विस की आवश्यकता है, मतलब जो आपका नॉमिनी बनना चाहता है, जिसको जॉब चाहिए। जैसे एक जिसकी डेथ हुई है, उनके 3 लड़के थे, तीनों में से लड़के की माँ चाहती है कि ये लड़का नौकरी, इस लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए, उस लड़के का नाम आना चाहिए यहाँ पे। किसमें, सेकंड, यहाँ पे लिखा हो ना ए नंबर में, नेम ऑफ कैंडिडेट इन अपॉइंटमेंट, जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए। हिज एंड हर, वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ क्या संबंध है वो नाम लिखोगे। जैसे उनका सन है, ब्रोदर है, जो भी है, मोस्टली सन या डॉटर ही होती है, तो सन और डॉटर लिखोगे, दोनों में से जो है। डेट ऑफ बर्थ, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, जिसको नौकरी चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो आप भी जिस भी ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो लिखोगे। ऐसे नहीं 10th 12th ये सब लिख दो। आपको जैसे आपकी ITI चाहिए तो 10th प्लस ITI इन व्हीकल मैकेनिक, ITI इन डीजल, ITI इन पेंटिंग, जो भी है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखोगे, और उसके सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवा के फोटोकॉपी, एक फोटोकॉपी लगाओगे साथ में। विदर एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन कंपल्सरी ग्राउंड, इसका मतलब लिखा हुआ है कि इसके अलावा भी कहीं कोई और आपका जो डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट जो नौकरी, मतलब इसके जो कंपोजिनेट ग्राउंड पे कहीं नौकरी तो नहीं कर रहा, येस या नो, मतलब आप ऐसा नहीं है पहले से ही कोई नौकरी कर रहा हो, तो इसके अंदर मोस्टली अगर नौकरी कर रहा होता तो आप भरते ही क्यों। अगर नहीं, इसमें मोस्टली नो ही आएगा, तो आप यहाँ कर दोगे नो। ठीक है, नो क्यों करोगे, अगर कोई नौकरी आपकी जगह, मतलब फादर की जगह कोई नहीं कर रहा तो ही नो करोगे। इसके बाद 3rd नंबर पॉइंट, पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल असेस्ट, मतलब इसके अंदर क्या लिखना है, अब असेस्ट लिखना है। असेस्ट का मतलब होता है आपकी जो ये बोलते हैं पैसे, या जो अपनी आपकी जितनी भी घर की जायदाद है उसके बारे में लिखना है। फैमिली पेंशन कितनी आ रही है वो रुपए लिखने हैं यहाँ पे, फैमिली पेंशन इतनी आ रही है। DCR, ये क्या होती है, ये DCR होती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। अब वो कितनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है वो लिखनी है। वो LDC बता देगा आपका, जिस जहाँ डेथ हुई है, जिस RCC या जहाँ पे भी डिप्लॉय थे, वो अपने आप बता देंगे कि DCR ग्रेचुटी कितनी मिल रही है, वो लिखनी है यहाँ पे। सही डाटा लिखना है, क्योंकि देखो साइन करेगा कलेक्टर या फिर तहसीलदार, तो सही, एकदम सही डाटा लिखना है। GPF बैलेंस कितना मिले, GPF बैलेंस है वो लिखना है। लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई करवा रखा है तो उस पॉलिसी के नंबर और आप वो अमाउंट लिख दें, अमाउंट लिख दें। इंक्लूडिंग पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लेते हुए, ये जो डाटा है वो LDC बताएगा, आप LDC से पूछ के करिएगा। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एनुअल इनकम अर्नड शेयर, मतलब आपके पास मूवेबल और HL संपत्ति होती है ना, उसका ब्यौरा देना है यहाँ पे कितने की है,
वो अमाउंट लिखना है, यहाँ पे अमाउंट ही लिखना है, टोटल पैसों में बात लिखनी है कि आपको किराया इतना आ रहा है घर का, या फिर जो आपका कितना आ रहा है, मतलब आपने किसी को रेंट पे दे रखा है तो उसका किराया कितना आ रहा है, या फिर आपकी संपत्ति 8 करोड़ की है 5 करोड़ की, वो यहाँ लिखनी है। CGE इंश्योरेंस अमाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है, वो करवा रखा है तो उसका अमाउंट लिखना है। इन्हेंसमेंट ऑफ लीव, अगर आपने क्या है इनकेसमेंट कर रखा है, इनकेसमेंट मतलब इनकेसमेंट ऑफ लीव मतलब आपने जितनी फादर की छुट्टियां थी, EL CA EL थी या HPL थी, उसका अगर आपने पैसा ले रखा है तो उसका लिखना है कितने पैसे आपने ले लिए हैं। एनी अदर असेस्ट, अगर और भी कोई संपत्ति है तो उसका लिखना है, और यहाँ टोटल अमाउंट कर देना है, जितना भी आ रहा है वो टोटल अमाउंट कर देना है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही आपको लिया जाएगा। कैसे कि अगर किसी का मान लो टोटल संपत्ति 50 करोड़ की है और किसी की 10 लाख की है, तो 10 लाख वाले को पहले लिया जाएगा, 50 करोड़ वाले को बाद में लिया जाएगा। तो वो ये चीज़ ध्यान से भरें और तरीके से भरें ये डाटा। ये आपका LDC या जो भी UDC है आपकी, जिस RCC BRTF चीफ ऑफिस जो भी जहाँ का, तो वो भरे बताएगा, उस हिसाब से भरें। नेक्स्ट पेज, ब्रीफ पर्टिकुलर ऑफ लिएबिलिटी ऑफ एनी, अपने को बायोडाटा देना है आपके डिपेंडेंट का। पर्टिकुलर ऑफ ऑल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके डिपेंडेंट का डाटा देना है इसमें। इफ़ सम आर एम्प्लॉयड, अगर कोई इसमें नौकरी कर रहा है कहीं भी, ऐसे नहीं है मतलब एम्प्लॉय प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी हो सकती है। देयर इनकम, उनकी इनकम कितनी है, और विदर दे आर लिविंग टुगेदर और सेपरेटली, वो साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे। डिपेंडेंट जितने भी बच्चे हैं, मतलब भाई बच्चे, माता पिता के बच्चे होते हैं ना, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसके बच्चे साथ में रह रहे हैं नहीं रह रहे, या अलग अलग रह रहे हैं, वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नेम, यहाँ पे नाम आएगा, जितने भी डिपेंडेंट है उन सभी का नाम, जैसे मुकेश, उसके अलावा प्रियंका, जो भी है बच्चों का नाम, और रिलेशनशिप मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसके साथ क्या संबंध था वो, जैसे बच्चा है, बेटा है, बेटी है, या फिर और कोई संबंध है, वो डिपेंडेंट, ओनली डिपेंडेंट यहाँ आएंगे। और एज, उनकी एज क्या है, एड्रेस, वो रहते कहाँ हैं, अगर सभी एक ही एड्रेस पे रहते हैं तो वहाँ एड्रेस सेम आ जाएगा, तो एड्रेस। और एम्प्लॉयड और नॉट, अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो जैसे कोई अगर कर भी रहा है कोई छोटी मोटी प्राइवेट, तो यहाँ वो दिखा देना अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉय नहीं है, मतलब गवर्नमेंट डाटा नहीं है उनके पास में, तो अनएम्प्लॉय दिखाना है यहाँ पे, ओके। और अगर एम्प्लॉयड है तो उनकी सैलरी भी बतानी है यहाँ पे, कितनी पैसे सैलरी है वो वगैरह, ठीक है। डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग, ये आप अंडरटेकिंग दोगे अपनी खुद की, कौन देगा, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है। इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें ये लिखा हुआ है लाइन में कि जो ऊपर सारा डाटा दिया गया वो सही है, और इसके अलावा अगर मेरे को गवर्नमेंट जो अनुकृति कंपा योजना के तहत नौकरी दी जाती है, तो मेरे जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको मैं उनका खर्चा उठाऊंगा और कभी मुकरूंगा नहीं कि पैसे नहीं दे रहा, मेरी नौकरी है मैं पैसे नहीं दे रहा। अगर ऐसा करता पाए जाते हो या आपका ऊपर दिया गया डाटा गलत पाया जाता है तो आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, निकाल दिया जाए मतलब मुझे निकाल दिया जाएगा अगर गलत पाया जाता है तो। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर होगा, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसका साइन होगा, नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा आपका, और यहाँ डेट लिखोगे जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। इसके बाद में ये काम आ जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, श्री, श्रीमती या कुमार, जो भी आपके लगता है, जैसे श्री लगता है तो श्री, और श्रीमती लग जाएगा। यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे मुकेश को नौकरी चाहिए, मुकेश नाम का लड़का है, उसके फादर की डेथ हो गई, तो यहाँ मुकेश कुमार आएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे भी मुकेश कुमार आएगा। मुकेश कुमार इज़ नो वन टू मी, वो मुझे मतलब मेरे लिए जानकार है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी आपके पास पड़ोस का साइन करेगा ना, वो ये मतलब यहाँ पे साइन करेगा। टू बी मी एंड फैक्ट मैंशनड बाय हिम एंड हर आर करेक्ट, जो ऊपर सब चीज़ें लिखी है उसको ये वेरीफाई करेगा कि हाँ सब कुछ सही है। सिग्नेचर ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का साइन होगा यहाँ पे, और नाम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। परमानेंट सर्वेंट में कोशिश कीजिए वो गजेस्टेड ऑफिसर हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आई हैव वेरीफाइड, मैंने वेरीफाई कर लिया है, दैट ऑफ द फैक्ट मैंशनड अबव बाय द कैंडिडेट आर करेक्ट, ऊपर जितना भी डाटा दिए लिखा है कैंडिडेट ने वो सही है। सिग्नेचर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर हो या तहसीलदार, इसके अंदर वेलफेयर ऑफिसर के या तहसीलदार के साइन करवाने हैं, तो यहाँ तहसीलदार के साइन करवा के उसकी मोहर भी लगवा लेना, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ तहसीलदार का साइन और मोहर लगवा लेना, ओके। अब नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। देखो वीडियो पूरी देखना, फिर मत बोलना 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं भी पूरी स्टडी करने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, पहले करो लाइक, यार लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते, अच्छी लगती है तो लाइक किया करो ना, आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। अब ये लिखा है, टू बी फिल्ड इन बाय ऑफिस इन विच एम्प्लॉयमेंट इन प्रपोज्ड,
मतलब ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। ये जितना भी 4 नंबर पेज है ना, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना। ये बीआरओ सेंटर द्वारा भरा जाएगा, तो आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्यों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों मांगा गया है? ये इसलिए मांगा गया है कि जो मतलब ये इसके लिए है कि आपके जिनकी डेथ हुई है ना, फादर की या जैसे ब्रदर की, उनके डायरेक्ट रिलेटिव मतलब जो एकदम नज़दीकी है। जैसे फादर की डेथ हुई है तो मदर उनकी नज़दीकी है। मदर कैसे? जैसे हिसाब से लिखा सर्टिफाइड दैट आई एम विडो मतलब विधवा, मतलब माता होगी, माँ एंड लीगल एनओके होता है मतलब जो उससे डायरेक्ट संबंधित होता है। वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं इस बच्चे को चाहता हूँ कि नौकरी मिले। कल को ये नहीं हो कि वो 3 बेटे हैं, तीनों बेटे कहते हैं कि नहीं मम्मी ने मेरे को नौकरी मिलनी थी, एक बोल देगी मेरे को मिलनी थी। तो जो माँ डिसाइड करेगी ना, माँ या जो डायरेक्ट रिलेटिव है, जैसे जिनकी डेथ हुई उनका भाई हो गया, उनकी बहन होगी, या उनके खुद के पिता हो गए, जैसे आपके दादा हो गए, अगर वो डिक्लेयर करते हैं, या तो वाइफ करेगी या भाई डिक्लेयर करेगा या मतलब फादर डिक्लेयर करेगा जिनकी डेथ हुई है, वो उनमें से कोई एक डिक्लेयर करेगा। बट मोस्टली माँ ही डिक्लेयर करती है कि मेरे इस बच्चे को नौकरी दी जानी चाहिए। तो यहाँ लिखा जाएगा सर्टिफाइड दैट आई एम द विडो ऑफ किसका, एक्स जीएस नंबर लिखना है, पिताजी का जिनकी डेथ हुई है उनका जीएस नंबर, वो किस ट्रेड पे, यहाँ ट्रेड आएगी, नेम उनका नाम आ जाएगा, वो डाइड ऑन वो डेट आ जाएगी, यहाँ डेट लिखनी है जिस डेट को डेथ हुई थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अवेल अबो कंसेशन आई नॉमिनेट श्री, मैं नॉमिनेट करती हूँ या करता हूँ, जो भी मतलब उनके डायरेक्ट रिलेटिव थे वो नॉमिनेट करते हैं कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए। तो जिस कैंडिडेट का फॉर्म भरा जा रहा है उसका यहाँ नाम आएगा, कहाँ नाम आएगा, यहाँ नाम आएगा उस बच्चे का, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन मतलब जो जस्ट उनके क्लोज थे, जस्ट क्लोज कौन, आपकी माताश्री का मतलब उनकी आपकी माँ जो है वो उनका सिग्नेचर आएगा। नेम एंड रिलेशनशिप विद जो डिक्रीज जिनकी डेथ हुई उनके साथ में क्या संबंध था, तो मम्मी का नाम, मम्मी या जो पापा के भाई जो इस पे साइन करेंगे ये चीज़ें लिखेंगे, उनका नाम और उनका रिलेशनशिप मतलब क्या संबंध है, तो पत्नी वाइफ लिखोगे और उनका वाइफ नीचे लिखोगे रिलेशनशिप में वाइफ, और यहाँ उनका नाम लिख दोगे, यहाँ सिग्नेचर कर लोगे। और विटनेस, कोई भी एक विटनेस होगा जो आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है या पड़ोसी भी हो सकता है, उस विटनेस का यहाँ साइन होगा, विटनेस का नाम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग बाय द नॉमिनी, अब जो कैंडिडेट फॉर्म भरा उसका अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग का मतलब वो एक भाई मैं थोड़ा सा ये नॉर्मल ले लिया जाता है कि मैं सब चीज़ें खर्चा वर्चा उठाऊंगा जो भी डिपेंडेंट है। तो आई के आगे यहाँ लिखना है आपका नाम लिखना है, जी आई मुकेश कुमार, सन मैं लड़का हूँ, जीएस नंबर, ट्रेड मतलब जो ट्रेड का नाम वो, नेम फादर का नाम जिनकी डेथ हुई है, डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एम्प्लॉयमेंट असिस्ट करता हूँ, तो मैं फैमिली के जो भी नॉमिनेटेड है डिपेंडेंट है उनका खर्चा उठाऊंगा वगैरह वगैरह, ये लाइनें लिखी हुई है। अगर नहीं उठाता तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। यहाँ पे आपका साइन होगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसका साइन, सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी जो फॉर्म भर रहा है उसका साइन, और आप उसका नाम और रिलेशनशिप क्या संबंध है जिनकी डेथ हुई उसके साथ में, और यहाँ विटनेस का साइन जो भी पास में खड़ा होगा उस विटनेस साइन और नाम और उसका एड्रेस यहाँ वो लिखा जाएगा। और काउंटर साइन कौन करेगा, ये लिखे देखो, सर्टिफाइड दैट द अबो अंडरटेकिंग हैज़ बीन मेड एंड साइंड बाय माय प्रेजेंस, इसका मतलब है जो भी यहाँ अधिकारी साइन करेगा ना उसकी प्रेजेंस में ये सारी जो भी अंडरटेकिंग या जो एन जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो लिखा गया है, वो अधिकारी की प्रेजेंस में लिखा गया है। तो यहाँ उन अधिकारी का साइन, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द गजेटेड ऑफिसर विद डेटेड ऑफिस सील। यहाँ पे क्या करें, यहाँ गोल मोहर लगवानी है, ऑफिस की मोहर लगवानी है। एग्जांपल देता हूँ, आप ये तहसीलदार से भी करवा सकते हो, एसडीएम से करा सकते हो, कलेक्टर से भी करवा सकते हो यहाँ पे साइन। तो आप जैसे तहसीलदार साइन कराओगे तो तहसीलदार की एक तहसील ऑफिस की एक मोहर होती है गोल, जो मैंने बताई है किसके अंदर, आपकी जो अटेस्टेशन फॉर्म भरते हैं ना उसके अंदर बताया है गोल मोहर कैसी होती है, तो वो देख लीजिएगा, यहाँ गोल मोहर लग जाएगी। और इसके अलावा खुद ऑफिसर की यहाँ रेक्टेंगुलर मोहर होगी जिसके अंदर उसका नाम होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी, उसका एड्रेस होगा ऑफिस का, वो यहाँ लग जाएगी और उसके ऊपर साइन कर देगा और डेट लिख देगा, इस डेट को साइन किया, ठीक है। किसके से साइन कराना है, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, बीडीओ, इनसे आप करवा सकते हैं। और यहाँ तहसीलदार लिखा है तो कोशिश कीजिए तहसीलदार से ही साइन कराएं, यहाँ तहसीलदार नहीं लिखा हुआ, सॉरी यहाँ ऑफिस गजेटेड ऑफिसर लिखा हुआ है, तो आप बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से साइन करवा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज ये नेक्स्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है, दिस इज टू बी सर्टिफाइड दैट श्री,
यहाँ पे खालिस्तान इज़ द लीगल हेयर मतलब उत्तराधिकारी है। यहाँ पे वो कैंडिडेट का नाम आएगा, जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भर रहा है उस कैंडिडेट का नाम, आपके फादर का जीएस नंबर, ट्रेड और नेम आएगा यहाँ पे। फिर रेजिडेंस ऑफ विलेज, यहाँ गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आएगा, तहसील का नाम यहाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ आएगा, स्टेट का नाम यहाँ आएगा, पिन कोड यहाँ आएगा। ठीक है, वो सब भरना है। फिर जीएस नंबर, फादर जीएस नंबर, ट्रेड और नाम फिर वापस भरा जाएगा। और नीचे फिर 3 नंबर में क्या करना है, 3 नंबर में आपकी जो भी डिपेंडेंट है उनका नाम लिखना है। वापस यहाँ पे नाम लिखना है, नाम आ जाएगा, एज या डेट ऑफ बर्थ दोनों में से एक लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट है उसका नाम, एज और डेट लिखनी है। और रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या संबंध है जो भी नौकरी करता था गवर्नमेंट सर्वेंट उसके साथ में। और 4 नंबर में क्या लिखना है, 4 नंबर में लिखना है, दो जो लिखे हुए ना यहाँ पे उनका नाम लिखना है जिनकी नौकरी लग गई है, कहीं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं कहीं तो लिखना है, वरना नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ देना है। समझ रहे हो, जितने भी डिपेंडेंट हैं उनका नाम यहाँ जाएगा। इन सभी में से उस डिपेंडेंट का नाम यहाँ आएगा जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, अगर नहीं लगे हुए तो ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखना है, द फैमिली हैज़ बीन लिव्ड ऑन द जो मेजर फैमिली पेंशन सेंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसेंट दिस एग्ज, यहाँ पे जीएस नंबर लिखना है, ट्रेड लिखना है, नेम लिखना है। फिर 6 नंबर में क्या लिखना है, फैमिली ऑफ द डिक्रीज्ड मेडिकल बोर्डेड आउट गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट पोजेस एनी यहाँ पे डज नॉट पोजेस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लिखनी है, जो भी आपकी एचएल या अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा यहाँ पे लिखना है 6 नंबर में। ठीक है, 7 नंबर में क्या लिखना है, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली, फादर के जीएस नंबर लिखनी है, रेट लिखनी है, नेम लिखना है, फ्रॉम एंड इज अप्रोक्सीमेटली रेट, मतलब आपकी जहाँ से है वहाँ से, और अप्रोक्सीमेट रेट कितनी उनकी जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है पर मंथ आपकी फैमिली की, वो सोर्स ऑफ इनकम इतनी लिखनी है, वहाँ यहाँ लिखना है। ठीक है, और 8 नंबर में क्या लिखना है, श्री, उस बच्चे का नाम लिखना है जो डेथ के टाइम 18 साल से कम का था, और 18 साल से कम का था तो लिखना है, वरना ये ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कलेक्टर एंड तहसीलदार विद हिज सील, कलेक्टर की सील के साथ में, सील मतलब मोहर, मोहर के साथ में यहाँ पे कलेक्टर या तहसीलदार का साइन करवाना है। तहसीलदार का साइन करवाओगे तो तहसीलदार की मोहर लगवानी, कलेक्टर से करवा रहे तो कलेक्टर की मोहर या साइन होना चाहिए, और डेट लिखेगा वो खुद। इसके बाद में सर्टिफिकेट टू बी सेंड बाय द तहसीलदार और कलेक्टर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कमेंसमेंट अपॉइंटमेंट, जो तहसीलदार और कलेक्टर से सर्टिफिकेट बनेगा, कौन सा, ये वाला। इसमें सर्टिफाइड दैट श्री इज विडो, आपकी मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे क्या है, मदर का, या जो वे ऊपर लिखे, मैंने पहले सर्टिफिकेट बताया था ना, कौन से वाला, ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वाला, ये इस सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा था ना यहाँ पे, सर्टिफाइड दैट जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफाइड आई एम द विडो ऑफ जिस, मतलब जो विडो का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा ना, जिसका भी जो भी ये सर्टिफाई करता है कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए, उसी का नाम यहाँ आएगा। सर्टिफिकेट दैट श्री मतलब मम्मी का नाम, इज विडो ऑफ जीएस नंबर कि मतलब इनकी विधवा है, और ट्रेड और आपके फादर का नाम यहाँ जाएगा। और आपकी इनकम के बारे में बताना है, इनकम कौन सी, बेसिक फैमिली पेंशन, पेंशन यहाँ पे लिखनी है, कितनी पेंशन थी वो पेंशन लिखनी है। एक्सक्लूडिंग डी और अलाउंसेज, आपको महंगाई भत्ता और अलाउंसेज जितने भी अलाउंसेज है उनको छोड़ते हुए, उनको साथ में नहीं लेना, वो लिखना है यहाँ पे। मंथली इनकम फ्रॉम अर्निंग मेंबर, आपके जितने मेंबर है डिपेंडेंट या जो भी मेंबर है फैमिली मेंबर, उनके द्वारा कितने पैसे कमाए जा रहे हैं एक महीने में, वो लिखना है यहाँ पे। मंथली इनकम फ्रॉम मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो भी अचल चल संपत्ति है उससे आपको मंथली इनकम कितनी होती है वो लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके कितने डिपेंडेंट है, मतलब आपके जो भी फादर थे उनके कितने डिपेंडेंट है, जैसे मम्मी है या जितने भी है, वो यहाँ पे संख्या लिखनी है, 3 है 4 है। टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर, जितनी भी मतलब आपकी बहनें हैं जो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड मतलब शादीशुदा नहीं है, उनकी संख्या लिखनी है। 2 बहनें हैं, 2 में से एक की शादी होगी, एक की नहीं हुई तो 1 लिखोगे। 2 बहनें दोनों की शादी नहीं हुई तो 2 लिखोगे, अगर नहीं है तो 0 लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन, जो भी जिनकी डेथ हुई उनके बच्चे जो 18 साल से कम किए उनकी संख्या लिखनी है। जैसे 5 बच्चे हैं, 5 में 3 बच्चे 18 साल से कम किया तो यहाँ 3 बच्चे 3 संख्या लिखोगे। ठीक है, और यहाँ सिग्नेचर और तहसीलदार या कलेक्टर विद ऑफिस सील, ऑफिस की सील लगवानी है, उनका साइन और मोहर लगवानी है यहाँ पे कलेक्टर या तहसीलदार की। ओके, ये आपका फॉर्म पूरा हो चुका है। भाई गला दर्द करने लग गया, थक गया, 24 मिनट हो गए लगातार। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया देख लेना। तो ये चीज़ें मैंने सारी बता दी है, कहीं भी डाउट हो मेरे इंस्टा, टेलीग्राम और उसके अलावा फेसबुक, सभी जो भी मेरी
जो सोशल मीडिया है उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हाँ, रिप्लाई में 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, बट मैं रिप्लाई होता है, जितना जल्दी होता है मैं रिप्लाई देता हूँ। तो आप मुझे कहीं भी समस्या हो तो मैसेज कर दीजिएगा, बट ऐसे नहीं हो वीडियो में बताया उसी चीज़ को बार-बार पूछें, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि देखो, अगर 1 दिन में 100 जनों का मैसेज रिप्लाई करता हूँ, मुझे 2 घंटे रिप्लाई में चले जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से 2 बार देख लीजिए, हर चीज़ मैंने क्लियरली बता दी है। आज मैं आरटीआई लगाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस है आपकी जो आपकी ट्रेड की जो नई वैकेंसी है उससे रिलेटेड भी पूछूंगा मैं आरटीआई में, और उसके अलावा पहले वाले जो ट्रेड्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, जैसे भी रिप्लाई आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आपको डेट दी गई है शायद 1 जुलाई 2023 तक। आपको क्या करना है, ये भर के ब्लू पेन से भरना है, शाही वाले से नहीं भरना, जो बॉल पेन से भरना है ये फॉर्म, और साइन मुहर करवा के इसके साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके अलावा और भी कोई जो जैसे मान लो कि फादर की डेथ का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है तो उसकी फ़ोटो को भी लगा देना। और ये मेरी माने तो ये सर्टिफिकेट डाक से भेजने की बजाय आपको साथ में लेके जाना है। हाँ, इसमें मैं बताना भूल गया था, नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं कि आपको डाक से भेजना है। आपको ये सर्टिफिकेट है 1 जुलाई से पहले आपको वहाँ लेके जाना है ग्रेफ सेंटर पुणे, और वहाँ आपको हाथों से देना है और उन्हीं से पूछ लेना है, सर कोई कमी हो तो बता दीजिए, अभी मैं इसको क्लियर करवा लेता हूँ। तो आप वहाँ जाइए, इसको ले जाइए, और वहाँ कोई भी कमी हो तो वो पूरी करवा के इसको सबमिट करें 1 जुलाई 2023 से पहले। कोशिश कीजिए जुलाई तक आपको जाना ही नहीं पड़े, आप अप्रैल के अंदर, या अप्रैल नहीं तो मई के अंदर ये काम पूरा कर लें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है मुझे मैसेज करें, मैं मेरी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वालों तक पहुंचे, और जितने बीआरओ के व्यूअर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और उनको चैनल का पता चले कि हाँ, कोई बीआरओ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसे लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।